अकाउंटिंग टर्म्स में कुछ और टर्म्स के बारे में भी लर्न करेंगे। उसमें सबसे पहले मेन है गुड्स, जिसके अंदर हम परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल की वजह से जो रिलेशन क्रिएट होता है वो पर्सन्स के नाम, जिसको हम बोलने वाले डेटर्स, क्रेडिटर्स, फिर उनके पास से जो बिल्स अवेलेबल होती है उसको बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल मेंशन करेंगे। उसके बाद प्रोप्राइटर, बैड डेट, सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट, ये टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुड्स, द प्रोडक्ट in which the business dealing, the items that are purchased for the purpose of resale and not for use in the business are called goods। जैसे कि फर्नीचर के हम ट्रेडर है तो हमारे लिए फर्नीचर गुड्स हो जाएगा। सपोज हम लोग स्टेशनरी के विक्रेता है तो हमारे लिए फर्नीचर वो एसेट है, बट फर्नीचर का ट्रेडर्स जो होता है उसके लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा, गुड्स। तो जब आप गुड्स परचेज करोगे तभी आपको परचेज अकाउंट यूज करना है। एसेट परचेज करो तब आपको एसेट अकाउंट लिखना है। तो फिर से गुड्स, द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डीलिंग, द आइटम्स that are purchased for the purpose of resale and not for use in the business are called goods। उसमें सबसे पहले purchase, the term purchase is used only for the goods। In case of trading concern, it is purchase of final goods, and in manufacturing concern, it is purchase of raw materials। और परचेज कैश परचेज भी हो सकती है और क्रेडिट परचेज भी। नाउ परचेज रिटर्न, तो हमने जो गुड्स परचेज किया है वो रिटर्न करेंगे तब हम वर्ड यूज करेंगे परचेज रिटर्न। तो व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न। नाउ सेल्स, सेल्स आर टोटल रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विस provided to customers। Sales may be cash sale or credit sale। Now sales return, so when sold goods are returned from customer due to any reason is known as sales return। तो फिर से गुड्स के अंदर मतलब गुड्स परचेज या सेल करो तभी आपको परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न वर्ड यूज करने हैं। कोई एसेट परचेज या सेल करो तब एसेट अकाउंट, तब परचेज अकाउंट नहीं लिखना है, राइट। नेक्स्ट, अब जो वर्ड है डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, उसमें डेटर्स और थर्ड वन बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों का टोटल करो तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड रिसीवेबल। ड्यू टू ट्रेडिंग जो रिसीवेबल अमाउंट बनती है उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। अब रिसीवेबल अमाउंट कब होगी, जब हम क्रेडिट सेल करेंगे। तो अगर हमने कैश सेल किया तो गुड्स के सामने ऑन द स्पॉट पेमेंट मिल गया, तब कोई नया रिलेशन क्रिएट नहीं होगा। बट अगर हमने क्रेडिट सेल किया तो इसका मतलब गुड्स हमने दे दिया कस्टमर को, बट उसकी जो अमाउंट बनती है वो इन फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दी, तो वो जो पर्सन है वो हमारे लिए हो जाएगा डेटर्स और उसके पास से अमाउंट रिसीवेबल है। दैट्स वाई डेटर्स को हम ट्रेड रिसीवेबल में कंसीडर करेंगे और सिमिलरली बिल्स रिसीवेबल भी ट्रेड रिसीवेबल में आएगा और उसका अपोजिट क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल वो ट्रेड पेएबल में। तो शुरुआत डेटर्स, तो डेटर्स आर पर्सन्स and or other entities to whom business has sold goods and services on credit and amount has not received yet, these are assets of the business। तो उसका अपोजिट क्रेडिटर्स, if the business buys goods or services on credit and amount is still to be paid to
to the person and or other entities, these are called creditors. These are liabilities for the business. Now bills receivable. So bills receivable is an accounting term of bill of exchange. A bill of exchange is bill receivable for seller at time of credit sale. Or bills payable. The bills payable is also an accounting term of bill of exchange. A bill of exchange is bill payable for purchaser at time of credit purchase. तो debtors and bills receivable both are हमारे लिए रिसीवेबल अमाउंट है, ट्रेड रिसीवेबल में कंसिडर करेंगे, जबकि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वो दोनों क्रेडिट परचेज की वजह से आते हैं और हमें ये अमाउंट इन फ्यूचर पेड करनी है, पेएबल अमाउंट है, दैट्स व्हाई इसको ट्रेड पेएबल भी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर, तो प्रोप्राइटर इज अ पर्सन हु मेक्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, manages it and is responsible of all risk connected with the business। मतलब प्रोपराइटर हम उसको बोलेंगे जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, इवन बिजनेस का मैनेजमेंट भी वो खुद कर रहा है और बिजनेस के रिलेटेड जितने भी रिस्क है, राइट, वो सब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। उस पर्सन को हम बोलेंगे प्रोपराइटर। In accounting, proprietor is considered distinct from the business entity. So, capital invested by him is considered as internal liability of business. यानी business and proprietor both are separate entity. That's why जो proprietor ने investment किया है business में, business के लिए वो भी एक liability है, but वो internal liability है। Next one, bad debt. Bad debt is the amount that has become irrecoverable from the debtors. कब ये irrecoverable होगा? तो जनरली हम लोगों ने क्रेडिट सेल जिसको भी किया होगा उनके पास से टाइम टू टाइम पेमेंट तो एक्चुअली मिलता रहता है, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक आधा कस्टमर, एक आधा डेटर्स कि जिसको हमने क्रेडिट सेल किया हुआ है वो इंसॉल्वेंट हुआ और वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, या हम दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट आया, दैट्स वाई वो अमाउंट अब हमें नहीं मिलने वाली है। तो ऐसी अमाउंट को हम बोलेंगे बैड डेट, जो हमारे लिए लॉस है, राइट। तो बैड डेट इज द लॉस, सो इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ सॉल्वेंट, क्योंकि अभी हमने बैड डेट में यूज किया वर्ड कि इंसॉल्वेंट होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज इंसॉल्वेंट। तो पहले उसमें सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पर्सन किसको बोलेंगे? तो अ पर्सन और बिजनेस एंटिटी हु इज इन पोजीशन टू पे इट्स डेट इन फुल इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। मतलब जिसके पास लायबिलिटी से ज्यादा उनकी पर्सनल एसेट्स है। मतलब मान लो किसी पर्सन या बिजनेस की लायबिलिटी है 2 लाख रुपए और सामने उनके पास अवेलेबल एसेट मोर देन 2 लाख है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, वॉट एवर, बट मोर देन 2 लाख, तो वो पोजीशन में है कि उसका सारा लायबिलिटी वो या उसके सारा डेट वो पेड कर पाए, तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे सॉल्वेंट। तो इनसॉल्वेंट इसका अपोजिट। If a person or business entity is not in a position to pay its debt in full, so he or she or he or it is said to be insolvent. In such case, the liquidator appointed by court makes payment to all the unsecured creditors in full settlement of their account. ये proportion में मिलता है कि उस पर्सन, जो पर्सन इंसॉल्वेंट होता है, तो मान लो उसकी लायबिलिटी है 5 लाख और सामने उसकी एसेट है 2 लाख, तो 5 लाख की लायबिलिटी के सामने सिर्फ 2 लाख अवेलेबल है, तो 40% जितनी अमाउंट अवेलेबल है, तो हर एक जो भी उसके रिसीवेबल पार्टी होगी,
राइट। जिस जिस पर्सन को उनको पेड करना है वो हर एक पार्टी को प्रोपोर्शन में, मतलब उनका जो भी डेट है उसके 40% उनको मिलेंगे। तो फिर से यहाँ पे कौन कौन से वर्ड आपने यूज किए? प्रोप्राइटर, बैड डेट, सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।